ठीक है, सो द टॉपिक इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। वन सेकेंड, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लिखने में। सो टॉपिक में क्या बोला जा रहा है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। ओके, तो ऐसा ही चीज हम लोग पैराबोला में भी ऐसा टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, उसमें क्या कहानी था? उसमें कहानी कुछ ऐसी थी। उसमें कहानी क्या थी? अच्छा, इतना एक्सेस आने की जरूरत तो है भी नहीं। पैराबोला केस में क्या हुआ करता था? पैराबोला केस में क्या था? हमने वाई स्क्वायर माइनस 4ax को s बोल दिया था। ठीक है, अच्छा, तो अगर s नेगेटिव आया तो ये वाला रीजन, ठीक है, और अगर s जीरो आया तो पैराबोला के ऊपर पॉइंट होगा, और अगर s पॉजिटिव आया तो पैराबोला के बाहर पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा हमने पैराबोला के लिए पढ़ा था। तो सारे कोनिक के लिए सेम ही रूल होता है, सब कुछ सेम ही होगा कहानी। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक भी, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे हमने पैराबोला के लिए प्रूफ किया था, अब तुम इलिप्स के लिए प्रूफ कर सकते हो। चलो जल्दी से कर ही लेते हैं, क्या झंझट है। तो हमने क्या किया, इसको जल्दी से प्रूफ करने की कोशिश की। जल्दी से कैसे प्रूफ करेंगे? एक मिनट, अच्छा डायग्राम बन नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी में क्या बोला जा रहा था? ओके, सो कहानी में बोला जा रहा है कि एक एलिप्स है, इस एलिप्स का एक्सिस भी होगा ऑफ कोर्स, एक होगा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे बनाए चाहे नहीं बनाए, तभी बना दिया हमने। ठीक है, तो मान लो इसमें इतना तो सबको पता होगा कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसमें एस किसको मानेंगे? एस मान लेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो वेरिएबल पार्ट है, ये जो वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, ये वेरिएबल पार्ट क्या है? एस है। ठीक है, अच्छा, इसी को एस मानते हैं। कभी भी एस इसको मत मानना, अगर तुमने ऐसा किया तो खेल हो जाएगा गड़बड़। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को अगर एस मान लिए तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर उल्टा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एस जो है वो हम पर्टिकुलरली इसी को लेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है। तो हमने एस को ले लिया, अच्छी बात है। तो अगर तुम ऐसा करो, लाइक एक पॉइंट पी ले लिया, तो पी में क्या खासियत है? पी इलिप्स के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मान लो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 कॉमा y1 है। हमने पॉइंट पी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट पी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे, पॉइंट पी से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो मान लो क्यू पे इलिप्स को कट किया। ठीक है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा। ठीक है, ओके, तो अपने को क्लियरली पता है कि जो y1 है वो बड़ा है y से, डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है अपने को। अच्छा, चूंकि दोनों पॉजिटिव है सो वी कैन स्क्वायर बोथ द टर्म्स। तो हमने क्या किया, दोनों ही टर्म को स्क्वायर कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, जब हमने दोनों ही टर्म को स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो हम दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर बी स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, कर दिया। अच्छा, फिर क्या किए? अभी तक इनिक्विटी होल्ड कर रहा है, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड एक नंबर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को ऐड कर दिया है, पॉजिटिव नंबर है। हालांकि तुम ऐड तो निगेटिव भी कर सकते हो, तभी इनिक्विटी होल्ड करेगा। तो हमने दोनों साइड क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐड भी कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड -1 भी ऐड कर दिया। दोनों साइड क्या किया, -1 भी ऐड कर दिया। तो देख रहे हो y1 ग्रेटर देन y है, दोनों साइड पहले स्क्वायर किए, फिर दोनों साइड 1 अपॉन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, फिर दोनों साइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐड किए, फिर दोनों साइड -1 ऐड किए। ठीक है, तो चूंकि x, y जो है वो इलिप्स पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि जीरो हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, यहाँ से अपने को मिला x1 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी x नहीं x1, तो जो q का कोऑर्डिनेट है वो x1 y है। ठीक है, दोनों साइड x1 हमने किया, तो चूंकि x1 y जो है, x1 y इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तब तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कहानी मिली वो क्या मिली, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये क्या मिल गया अपने को, ये जो चीज है ये क्या है, यही तो S1 है, यानी S में हमने पॉइंट P x1, y1 डाल दिया, तो हम इसको S1 बोल सकते हैं क्या, तो S1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर कोई पॉइंट P इलिप्स के बाहर है, ठीक है, और कोई पॉइंट Q इलिप्स के अंदर है, तो जो SP आएगा, यानी कि P के लिए जो पॉइंट आएगा, यानी इसको S1 बोल दिया इस केस में, यानी कि चलो इसको बाहर से यहीं से बताते हैं, यहाँ बताते हैं। तो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस रिपीटेशन चल रहा है, पैराबोला कहीं कह सकते हो काइंड ऑफ। तो हमने क्या किया, S1 0 से बड़ा आएगा, कब, when point is outside, it will happen only when point is outside the ellipse, जब वो एलिप्स के बाहर होगा। S1 इक्वल टू 0 कब होगा, जब पॉइंट एलिप्स के ऊपर होगा, पॉइंट इज ऑन द एलिप्स। वही कहानी है जो पैराबोला में चल रहा था। ठीक है, अच्छा S1 नेगेटिव कब होगा, तो ऐसे ही तुम इसी बात को प्रूव करने के लिए पॉइंट P को एलिप्स के अंदर ले सकते थे। ठीक है, पॉइंट P को एलिप्स के अंदर लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लेते, तो y1 छोटा होता y से, तो सब जगह उल्टा साइन होता, तो उस केस में क्या आता, S1 नेगेटिव आता। तो अगर S1 लेस देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट इज, S1 अगर लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट इज इनसाइड द एलिप्स, पॉइंट इज इनसाइड द एलिप्स। ठीक है, ओके, तो यही कहानी थी जिसको याद रखना है अपने को, कि S1 पॉजिटिव कब होगा, S1 0 कब होगा, S1 नेगेटिव कब होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लो। प्रूफ कैसे किए समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, बढ़िया बात है, प्रूफ कैसे हुआ समझ में आना चाहिए। सो नेक्स्ट बात, आगे बढ़ते हैं। ओके, कहानी में आगे बढ़ा जाए। सो जो नेक्स्ट कहानी है वो क्या बोल रहा है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पैरामेट्रिक पॉइंट। तो इसमें भी ऑफ कोर्स एक एलिप्स होगा। ठीक है, एलिप्स पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट का अपने को क्या चाहिए, फोकल डिस्टेंस चाहिए। यानी इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P लाई कर रहा है, उसका S1 से डिस्टेंस चाहिए और S2 से डिस्टेंस चाहिए। बट हम ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हैं कि जो फोकल डिस्टेंस होता है वो A प्लस EXP और A माइनस EXP होता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि A प्लस E टाइम्स ऑफ XP, याद है कि नहीं है कि भूल गए, ये होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, A माइनस EXP। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या होता है, भूलना तो नहीं चाहिए हो, एक दो क्लास पहले ही पढ़ा। तो इसका मतलब कि जो फोकल डिस्टेंस आएगा, यानी कि PS1 और PS2 आएगा, तो PS1 क्या था, A माइनस EXP था, और PS2 बड़ा वाला है तो A प्लस EXP था वो। ठीक है, तो इसका मतलब कि चूंकि P है क्या है, P का जो x कोऑर्डिनेट है वो A cos थीटा है, कॉमा B sin थीटा है। हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेना सीख चुके हैं, इलिप्स के ऊपर यही पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं। तो चूंकि अपने को इलिप्स के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट लेने आता है, ठीक है, और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो A cos थीटा है, तो व्हाई नॉट A cos थीटा रख दिया जाए यहाँ पे, तो A प्लस E टाइम्स ऑफ A cos थीटा, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, A माइनस E टाइम्स ऑफ A cos थीटा। दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस E cos थीटा, कॉमा इसमें से भी एक कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस E cos थीटा। ठीक है, तो सही है, क्लियर है। तो यही दोनों होता है, ये याद कर लिया। इसको कैसे याद करेंगे अच्छे तरीके से, अगर अच्छे तरीके से तुम्हें याद करना है तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, A 1 प्लस माइनस E cos थीटा। ठीक है, तो दिस इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पैरामेट्रिक पॉइंट, ये याद रखना है। पैराबोला में भी यही टॉपिक सेम पढ़े थे। तो पैराबोला किसी को याद है क्या, पैराबोला में A प्लस AT स्क्वायर होता था, जिसमें से A कॉमन ले लिए थे तो 1 प्लस T स्क्वायर आया था, याद आ रहा है। तो ये पैराबोला पे कि पैराबोला या किसी पैरामेट्रिक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस था। ठीक है, इसमें चूंकि दो फोकस है, दो फोकल डिस्टेंस है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, प्लस के साथ बड़ा वाला डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस माइनस के साथ आएगा। क्लियर है, देख लो इसको।
आगे बढ़ते हैं कहानी में। चलो आगे। आगे कहानी है लाइन एंड एलिप्स। मतलब कहानी वही है सिंपल, कि एक एलिप्स होगा, एक लाइन होगा। एलिप्स अपना वही स्टैंडर्ड वाला एलिप्स है, और लाइन कौन सा हो जाएगा? लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। और एलिप्स क्या है? एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एलिप्स है और ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें तीन कहानियां बन सकती है, तीन सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तीनों सिचुएशन को हमने पैराबोला में भी देख रखा है। हम वही चीज वापस से रिपीट कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि कहानी रिपीट होने वाली है, यहाँ से सारी कहानियां रिपीट होगी, वही होगा जो पैराबोला में हुआ था। एग्जैक्टली टॉपिक का नाम एग्जैक्टली सब वही चलेगा। तो पहला केस में क्या हो जाएगा कि जब हम लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, जब y इक्वल्स टू mx प्लस सी लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया? y के जगह पे mx प्लस सी रखना, y की जगह पे mx प्लस सी रखना। अगर हम y की जगह पे mx प्लस सी रखते हैं, ठीक है, ओके, तो क्या होगा? x में एक क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, अगर उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि x की कोई रियल वैल्यूज नहीं होगी। इसका मतलब कि लाइन उस इलिप्स को कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो कहानी बन रही होगी वो ऐसी बन रही होगी, लाइन इस इलिप्स को कट नहीं कर रहा होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो जो लाइन है कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है और वो एक्स में क्वाड्रेटिक बना था, तो उस एक्स में क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आएगा, ठीक है, वो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, और अगर डी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, अगर डी पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी कि एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी और दोनों रियल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दो जगह दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा ये लाइन इस एलिप्स को, ठीक है। ओके, सो व्हाई नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व कैसे शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? तो कहानी वही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एम एक्स प्लस सी लिख दिया, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है। अच्छा, ये आया, बहुत सही बात है, ये आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा, अपने मन से मेहनत कर ही लेते हैं, क्या करें भाई। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनना चाहिए, ऐसे ही कुछ बनना चाहिए। तो ये x में ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक है, क्या है देख लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है x के साथ क्या आएगा? तो x के साथ आ जाएगा 2mc(a स्क्वायर x), ये ना चाहिए। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर, अच्छा अभी कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो सही से सही रिजल्ट आ नहीं पाएगा, इसलिए कैलकुलेशन देखते जाना। तो हमने शायद सही किया है 2mc(a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर, सही है, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो अपने को क्या करना है? अपने को इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। सो b स्क्वायर यानी कि 2mc(a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है? a है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी, सी क्या है? ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी ये डी का वैल्यू आना चाहिए, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी?
यही आनी चाहिए। क्या आ गया? 2mc a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac टाइप का चीज है। ऑफ कोर्स इन सब में कुछ ना कुछ तो कहानी बनी रही होगी। तो अपने को एक साफ साफ दिख रहा है कि चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो d बराबर यहाँ से a⁴ आ जाएगा, ठीक है, इंटू a⁴ एक मिनट 1 सेकेंड, a⁴ इंटू 4m² c स्क्वायर। ओके, सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा ना? कहाँ पे? किसका कोफिशिएंट? क्वार्टी गलत है क्या? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? हाँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, हाँ प्लस आएगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, प्लस आएगा। प्लस ही आना चाहिए, बाकी तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, बाकी सही है। तो 2mc² का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4⁴ इंटू m² c स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अंदर वाली कहानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a² इसमें से बाहर निकाल लो, 4 तो एक बाहर है ही, a² को भी बाहर निकाल लिया, तो अपने को क्या मिलेगा? b² Hello. I think there was some kind of internet issue.
फ्रॉम माई साइड। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। तो क्या चल रहा था, वापस से स्लाइड खोलना होगा। अभी आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? No, sir. शेयर स्क्रीन, ओके। अभी सही चल रहा है, ओके। सो यहाँ तक थे, यहाँ तक में क्या आ रहा था, दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। तो यहाँ से 4a स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर फर्स्ट टर्म में। फिर क्या बचेगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा, प्लस b रेस टू 4। फिर माइनस ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर एंड देन प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर। ऐसा कुछ बचना चाहिए। तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, और हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगे, ठीक है। इस पूरे में से भी हम चाहें तो बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म में बी स्क्वायर अवेलेबल है। तो इस पूरे में से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अपने को क्या मिलेगा, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू, पूरे में से हमने क्या किया, 4a स्क्वायर तो है ही बाहर, बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। तो जो अंदर मिल रहा है वो मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से मिल रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ओके। तो इसका मतलब इसको याद रखेंगे क्या आया। सो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, डी इक्वल्स टू आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इस कहानी को वैसे याद ही रखना है अपने को, ठीक है। तो अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या निकलेगा यहाँ से, कब वो स्ट्रेट लाइन y cos mx प्लस सी जो है वो इस इलिप्स का टेंजेंट होगा। तो जब ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रहा होगा तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। तो अगर हम d को जीरो से इक्वेट करें, अगर हम d को जीरो से इक्वेट करें, इफ यू इक्वेटिंग d विथ जीरो देन दिस टर्म विल बी जीरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम हियर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कहानी मिली अपने को, क्या मिली, ये रिलेशन c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी कोई लाइन किसी कर्व को कब टच करेगा, कोई लाइन किसी कर्व को कब टच करेगा, है ना, जब जो c क्या है, c क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। तो जब y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड a and b are something related to the ellipse thing, ठीक है। तो a and b क्या है, a and b इलिप्स से मतलब रख रहा है, जबकि c और m लाइन से मतलब रख रहा है, ठीक है। c और m का लाइन से लेना देना है और a और b का इलिप्स से लेना देना है, ठीक है। तो गिवन चीज जो इलिप्स में, इलिप्स के इक्वेशन में गिवन चीज है a और b, और जो लाइन के इक्वेशन में m और c है, उनमें जो रिलेशन आता है उसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये आ गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं एक बात, यहां से क्लियरली क्या बोल सकते हैं हम, कि जो c आएगा वो या तो प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और c क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू व्हाट, टू एलिप्स। लिख लो इस पूरी कहानी को,
y equals to mx plus minus square root of a square m square plus b square. So this is the equation of tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. यानी कि तुम ध्यान देना, ठीक है? अच्छा आगे बताते हैं बात, सर्कल से रिलेट करके सारी फॉर्मूले बताएंगे. अभी तुम जस्ट कहानी को लिख ली होगी, आई होप. आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द स्टैंडर्ड एलिप्स. मतलब कि इलिप्स अपना वही वाला है. स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब क्या हो गया? सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द स्टैंडर्ड एलिप्स. इसका मतलब क्या हो गया? एलिप्स अपना वही वाला है, वही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो चलो लिख लिया जाए. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इस एलिप्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए. कौन से पॉइंट पे चाहिए? x1 y1 पॉइंट पे चाहिए. और x1 y1 पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा होगा तभी होगा, है ना? ऐसा नहीं कि x1 y1 बाहर है. x1 y1 क्या है? उस एलिप्स पे लाई कर रहा है, यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो हम क्या करते हैं, हमने कोनिक सेक्शन का स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से प्लेस कर देंगे. तो एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू स्टैंडर्ड एलिप्स. आसान था, लिख लिया होगे. लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट टू द स्टैंडर्ड एलिप्स. तो अपने को पता है कि जो स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, ठीक है, उसका किसी भी पॉइंट P का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे, अगर हम पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो अगर ये x1 y1 होता, मान लो a cos थीटा x1 होता और b sin थीटा y1 होता, तब तो x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स. ठीक है. तो x1 एक्चुअली में क्या है? a cos थीटा है, यानी कि x टाइम्स ऑफ a cos थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ b sin थीटा डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो एक a से एक a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल. तो यहां से जो अपने को जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकला, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स निकला थीटा के टर्म्स में, यानी पैरामीटर के टर्म्स में, वो निकला x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा. एक ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है जिस पॉइंट का पैरामीटर थीटा है. तो अपने को ये दूसरा वर्जन हो गया टेंजेंट के इक्वेशन का. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द स्टैंडर्ड एलिप्स. ठीक है. अभी अभी हमने क्या देखा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह पढ़ लिए थे, यानी अभी हमने देखा कि y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. ये क्या होता है? ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द स्टैंडर्ड एलिप्स. अभी देखा था हमने, जस्ट d को 0 करके लाए थे ये चीज. ठीक है. तो हमने d को 0 करके ये चीज लाया था, यानी कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m देख चुके हैं. यही होता है. ठीक है. अच्छा, ये बात भी सही है, बहुत अच्छी बात है. तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करना कि सर्कल के लिए क्या पढ़े थे, सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क है ना? ध्यान सुनना. अगर तुम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या है? ये सर्कल का इक्वेशन है. ध्यान से देखो, ये अलग अलग नहीं है. एक्स स्क्वायर के नीचे भी ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे भी ए स्क्वायर है. तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है. यानी ये एक स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है. तो किसी भी स्टैंडर्ड सर्कल पे हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m. वो पढ़ा है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a, अगर रेडियस a है तो a, तो a 1 प्लस m स्क्वायर. ये पढ़े ना? अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे a को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो वो a स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर आएगा ना? तो हमने क्या देखा कि अगर b को, अगर तुम इस वाले इक्वेशन में अगर तुम b को 1 के बराबर रख दो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? ये चीज मिल रहा है क्या? हेलो, सही बात है.
यानी कि हमेशा ट्रू होगा, ये हर जगह लगेगा, ठीक है। जब भी ए और बी बराबर हो जाएगा तो सब कुछ सर्कल के लिए बन जाएगा, समझ आया बात? हाँ, इससे याद रखना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो तुम्हें ऐसा नहीं कि इसको अलग याद रखना है, इसको अलग याद रखना है, दोनों एक ही बात है। अगर तुम्हें सर्कल के लिए याद है तो तुम इलिप्स के लिए याद कर लो, या यूं कहो कि इलिप्स के लिए याद कर लो, सर्कल के लिए अपने आप याद हो जाएगा। उसमें ए और बी को बराबर रख देना अपने आप, समझ आया बात? ओके, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द स्टैंडर्ड इलिप्स। यानी कि इलिप्स कैसा भी हो रहा होगा, ठीक है, और एक टेंजेंट है जिसका स्लोप m है, उसका इक्वेशन ये है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा या टच कर रहा होगा, सॉरी कट तो नहीं कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो ये जो इलिप्स है ये कहीं ना कहीं इस लाइन को टच कर रहा है या लाइन इस इलिप्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? नहीं पता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मान लेते हैं कि x1 y1 होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम x1 और y1 की तरफ से सोचे तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स आएगा वो x1 by a स्क्वायर प्लस y1 by b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सही है, ये क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा अच्छा, अगर हम इसी चीज को इस तरीके से सोचें, y या फिर यूं कहें mx माइनस वाई, mx माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है ये यही बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिए, ठीक है। यानी कि m के टर्म्स में जो टेंजेंट लिखा हुआ है वो, और जो x1 y1 मान लिया हमने, मान लिया कि x1 y1 उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यानी कि ये भी उसी टेंजेंट के क्वेश्चन है, ये भी उसी टेंजेंट के क्वेश्चन है, यानी कि दोनों सेम टेंजेंट के क्वेश्चन है, दोनों सेम ही लाइन है। चूंकि दोनों सेम ही लाइन है तो व्हाई नॉट कंपेयर दीज टू। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को यहां से मिलेगा x1 by a स्क्वायर m, x1 by a स्क्वायर m इक्वल्स टू, दोनों के y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो y1 यूं कहें कि माइनस y1 by b स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस नीचे रख लो क्या फर्क पड़ता है, y1 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ -1 आ गया कोफिशिएंट, कंपेयर करना तो आता ही होगा लाइन, तो इसमें क्या ही बताया हम, 1 अपॉन माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये बार बार लिखने में बड़ा गंदा लग रहा है ना, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बार बार लिखने में गंदा लग रहा है, तो हम आगे चल के इसको सी लिखा करेंगे, मन में सोचेंगे सी लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, सी लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो x1 मिला वो क्या मिला, x1 जो मिला वो ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम अपॉन क्या आ गया, माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, क्लियर है। अच्छा, फिर y1 क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि दोनों सिचुएशन में क्या चल रहा है, दोनों ही कहानियों में क्या चल रही है, बात में क्या फर्क है। यानी कि हमने यहाँ से जो ऑब्जर्व करने लायक बात मिला वो ये मिला कि अगर अगर तुम देखो दोनों में ये जो है, ये दोनों में सेम साइन का लोगे, या तो दोनों में ये नेगेटिव लोगे या दोनों में ये पॉजिटिव लोगे, ये करोगे ना। तो इसका मतलब कि जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो क्या आएगा, जब हम माइनस लिए, कौन सा चीज माइनस लिए, ये माइनस साइन लिए और ये माइनस साइन लिए, दोनों में सेम साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी होगा तो ये सेम ही होगा ना, तो ये चीज तो घूम के आया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दोनों में सेम लेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन, ठीक है, दोनों में नेगेटिव ले लिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हमने मन की आंखों से इस सी को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, या चाहो तो इसको मॉड सी लिख सकते हो, व्हाटएवर। तो हमने इसको मॉड सी बोल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा, अगर माइनस ले रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपन मॉड सी, ठीक है, कॉमा, उधर भी निगेटिव लोगे तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर अपन मॉड सी। तो ये आ गया पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, दोनों में प्लस प्लस लेंगे इस बार, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एम अपन मॉड सी
मॉड सी किसको बोल रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोल रहे हैं, कॉमा दूसरा वाले को क्या बोल लेंगे? दूसरे वाला में क्या हो जाएगा? प्लस ले रहे हैं, ऊपर माइनस है तो माइनस हो जाएगा ओवरऑल, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड सी। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्यों आया 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसीलिए आया क्योंकि एम स्लोप का 2 टेंजेंट है इस एलिप्स पे, एक टेंजेंट नहीं है। एम स्लोप का इस एलिप्स पे 2 टेंजेंट है। कौन सा 2 टेंजेंट है? ये भी तो होगा। ऐसा ही एक और लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, उसी के पैरेलल। तो इसका भी तो स्लोप एम है, उसका भी स्लोप एम है। तो एम स्लोप का 2 टेंजेंट आएगा, एक आएगा प्लस के साथ जिसका वाई इंटरसेप्ट प्लस होगा, और एक आएगा माइनस का जिसका वाई इंटरसेप्ट माइनस होगा। यानी कहीं ना कहीं सर्कल जैसा है कि नहीं? हेलो, सर्कल में भी ऐसा ही हुआ था ना, एम स्लोप का 2 टेंजेंट आया था, सेम स्लोप का 2 टेंजेंट आता सर्कल में आया था ना। एक आता था पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट वाला, एक आता था निगेटिव वाई इंटरसेप्ट वाला। तो इसमें भी कहानी वही हो गई, एक आ गया पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट वाला, एक आ गया निगेटिव वाई इंटरसेप्ट वाला। सही बात है ना? इसका मतलब कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा, एक पी आएगा तो पी डैश आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो मान लो ये पी का कोऑर्डिनेट है तो पी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी आ गया। तो हम इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद गिवन स्लोप m के लिए। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है अगर पूछ देता तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्क्वायर एम अपॉन मॉड सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन मॉड सी। ठीक है, सेम चीज सर्कल के अगर तुम याद किए होगे तो वहां पे बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दो, सेम चीज बन जाएगा, सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। सर्कल में टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद किए थे, ठीक है, वो भी ऐसे ही था। तो इसमें ध्यान रखना कि अगर तुम एक के साथ माइनस लगाओ तो एक के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, अगर ये माइनस तो ये प्लस, फिर अगर ये प्लस तो ये माइनस, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हेलो, याद रहेगा? ओहो, इसमें तो कंट्रोल जेड का सिस्टम नहीं है, चलो कोई नहीं, थोड़ा मिट गया है, इसको लिख लेते हैं वापस से। आई होप लिख ली होगी ए स्क्वायर एम अपॉन मॉड सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन मॉड सी, और ए स्क्वायर एम अपॉन मॉड सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन मॉड सी। These are the 2 point of contacts. These are the 2 point of tangencies of of tangents with slope m to the standard ellipse. क्लियर है? लिख लियोगे? नहीं लिखो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब अगली कहानी है डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स क्या होता है? अपने को क्या निकालना है? डायरेक्टर सर्कल निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अब यहाँ से कहानी में आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या किया कि कोई भी एक पॉइंट पी लिए बाहर जिसका कोऑर्डिनेट है h, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी से एक m स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ किया इस एलिप्स पे। तो देखते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो तो हम याद किए, क्या आता है वो, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही कुछ आता है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ आता है। अब ये टेंजेंट एच के से पास कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, k माइनस एम एच इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो हमने क्या किया, दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2hkm इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो साइड स्क्वायर करके कैसा मिल गया? ठीक है, सबको एक साइड लाया और m में क्वाड्रेटिक बना दिए, तो क्या मिलेगा अपने को, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब कुछ सर्कल जैसा चल रहा है, अब ये सर्कल रिपीट हो रहा है, यानी कुछ पैराबोला रिपीट होगा एलिप्स में, कुछ सर्कल का चीज रिपीट होगा, तो सब इक्वेशन सर्कल जैसा बन रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। ऐसा ऐसा हमने सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के भी सेम काम किया था। तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2hkm, फिर क्या आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हाँ, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही कुछ हुआ ना? हाँ, इक्वल्स 0। तो m में क्या है, ये m में एक क्वाड्रेटिक दिखी। ठीक है, m में क्वाड्रेटिक दिखने से क्या समझ में आया कि इस वाले क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, m1 और m2। ठीक है, तो इस टेंजेंट में क्या खासियत थी, ये एक ऐसा टेंजेंट था जिसका स्लोप m था और h के से पास कर रहा था।
और चूंकि m की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब कि HK से पास करने वाला मैक्सिमम दो टेंजेंट खींच सकते हैं इस एलिप्स पे, दो से ज्यादा नहीं। एक का स्लोप m1 हो जाएगा और एक का स्लोप m2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m में एक क्वाड्रेटिक आ गया। कहानी सेम चल रही है, देख रहे होगे, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है सर्कल और पैराबोला का। ठीक है, बिल्कुल हाइलाइट्स देख रहे हो तुम मैच का, सब कहानी सेम चल रही है। m1 है, m2 है, HK है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो कंडीशंस लिखेंगे m1 m2 और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, वो क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से m1 प्लस m2 की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सम ऑफ रूट्स बराबर वो क्या आ जाएगा? 2 माइनस बी अपॉन ए, सो 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखोगे तुम m1 m2, दैट थिंग विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही है? ओके। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का कलेक्शन होता है डायरेक्टर सर्कल। ऐसे बोल सकते हो कि लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। यानी कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट P का लोकस होता है जहां से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों ही टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट्स होंगे हवा में, ऐसे जरूरत थोड़ी ना कि बस यही होगा, है ना? तो ऐसे हवा में हजारों करोड़ों पॉइंट्स P, मतलब ऐसा हजारों करोड़ों पॉइंट होगा या इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा, और वो इनफाइनाइट पॉइंट पर से अगर हम इस एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने ये सर्कल बना दिया पहले ही, ये इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे याद है कि पता है कि सर्कल ही आएगा, बट जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी सर्कल, सॉरी, डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही आए। ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही आए। जैसे पैराबोला के केस में कौन था डायरेक्टर सर्कल? हेलो, पैराबोला के केस में वो क्या चीज था जिसके हर एक पॉइंट से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते थे? वो था हमारा डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल था पैराबोला में, बट इसमें सर्कल ही आएगा। क्यों? देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? पॉइंट P का लोकस निकालना है अपने को, h कॉमा के, और क्या कंडीशन है कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां से ड्रॉन टेंजेंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 एक का स्लोप होगा तो एक m2 का एक का स्लोप m2 होगा। क्योंकि दोनों के 90 डिग्री बन रहा है तो m1 m2 क्या हो जाएगा? -1 का हो जाएगा। सो -1 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब लोकस निकाल रहे हैं पॉइंट P का। ठीक है, तो इसका मतलब कि लास्ट में HK को xy से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? जस्ट वेट, ये क्या हो गया? हाँ, तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबको रीअरेंज किया टर्म्स को, तो टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद जो मिला वो क्या मिला? वो मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। ठीक है, अगर किसी को सर्कल याद हो तो सर्कल में सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ, तो अगर तुम इसमें a और b को बराबर रख दो, ठीक है, यानी b की जगह a रख दो, जब b की जगह a रख दो तो ये भी 2a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल बन जाएगा। क्योंकि सर्कल के, इलिप्स और सर्कल की क्वेश्चन में फर्क क्या है? दोनों का जो नाम है, इलिप्स का नाम और सर्कल का नाम, दोनों का जो इक्वेशन है या कहो दोनों का जो नाम है, उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? या फिर सिमिलैरिटी कह सकते हो, काइंड ऑफ सिमिलैरिटी क्या है कि अगर हम इलिप्स के इक्वेशन में जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां ए रख दें, यानी कि ए और बी को बराबर कर दें, तो वो सब कुछ सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल की तरह बिहेव करेगा। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? एक्स स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था? सर्कल का डायरेक्टर सर्कल हम पढ़ चुके हैं कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होता है। ठीक है, तभी तो उसका रूट 2a रेडियस होता है। एक ऐसा सर्कल जो कॉन्सेंट्रिक हो जिसका रेडियस रूट 2a हो। ठीक है, हाँ, तो अगर बी की जगह ए रखेंगे तो सेम चीज बन जाएगा। हाँ,
इसका मतलब कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स क्या होता है, ये होता है। यानी कि ये एक सर्कल का क्वेश्चन आया, तो डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है इसमें, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सर्कल रेडियस हो जाएगा। सेंटर दोनों का सेम है, ओरिजिन, ठीक है। इलिप्स का भी ओरिजिन है और डायरेक्टर सर्कल का भी ओरिजिन है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, लिख लियोगे। यानी कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से, जो हमने डॉटेड सर्कल बना रखा है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, आगे बढ़े, लिख लियोगे। चलो, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और जानना है, एक चीज और क्या जानना है कि थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m देख रहे थे। तो इसका मतलब कि देखो, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट के अंदर का चीज हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, ये चीज है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब कि m चाहे कोई भी रियल वैल्यूज हो जाए, m चाहे कोई भी रियल वैल्यूज हो जाए, स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमेशा डिफाइंड होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमेशा डिफाइंड होगा, है ना, इसका मतलब कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ m, देयर एग्जिस्ट टू टेंजेंट्स, वन हैज पॉजिटिव y इंटरसेप्ट एंड वन हैज नेगेटिव y इंटरसेप्ट। यानी कि m का तुम दुनिया में कोई भी रियल वैल्यू ले लो, उस पर्टिकुलर स्लोप की वैल्यू के लिए दो टेंजेंट आएगा ही आएगा उस एलिप्स पर। जैसे मान लीजिए किसी ने 1,00,000 m क्यू ले लिया, तो 1,00,000 के लिए दो टेंजेंट आएगा, ऐसा टेंजेंट जिसका स्लोप 1,00,000 हो तो वैसा दो टेंजेंट आएगा। ऐसा मान लो किसी ने √5 ले लिया, ठीक है, स्लोप की वैल्यू, यानी कि √5 के लिए दो आएगा। किसी ने -√5 ले लिया, तो m की वैल्यू -√5 अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को दो टेंजेंट मिलेगा। यानी कि हर m के हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए, है ना, माइनस, यानी कि m जो है, m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞, ठीक है, m जो है -∞ से +∞ आ जाएगा। यानी कि फॉर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ m, देयर एग्जिस्ट टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स, one has positive y intercept and another has negative y intercept। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू इलिप्स दिस। तो ये इलिप्स कौन सा है, इसको थोड़ा सा अगर तुम बढ़िया से लिखो इस इलिप्स को, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये x² / 16 + y² / 9 = 1 लिखा हुआ है, यानी कि 144 से डिवाइड कर दो सबको। तो 9 से 9 × 16 144 होता है, तो x के नीचे 16 आ जाएगा, y के नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि इस इलिप्स पे, यानी इस इलिप्स के लिए a क्या है 4 और b क्या है 3। अच्छा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू द इलिप्स दिस। तो बोल रहा है कि 2,3 से हमने क्या किया, इस इलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो उनके इक्वेशंस बताओ। तो लेट्स चेक कि क्या 2,3 इस पे लाई कर रहा है क्या। तो 2,3 डाल के देखो, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि 2,3 इस इलिप्स के बाहर है। 2,3 क्या है, इस इलिप्स के बाहर लाई कर रहा है। चूंकि 2,3 इस इलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, चूंकि 2,3 इस इलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी, यानी कि कहानी कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट 2,3 हो जाएगा। तो अगर हम पॉइंट 2,3 से हमने वही काम किया, सिंपल कहानी एकदम सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कहानी एग्जैक्टली वही चलेगा जो पीछे चला था। यहाँ से m1 m2 में कहानी लाए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ ये लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, y = mx ± √a² m² + b² लिखेंगे, ठीक है। फिर चूंकि वो hk से पास करा, तो hk पास करा देंगे, क्योंकि अपने को hk पता है 2,3, ठीक है। तो इसका मतलब कि मिला जुला कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा। जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो अपने को पता है कि जो m1 + m2 आएगा वो इसके बराबर आएगा, 2hk/h² - a² के, और जो m1 × m2 है वो आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। या यूं कहो कि ये क्वाड्रेटिक याद कर लो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं, तो h² - a² m², यानी h क्या है 2 है, तो पहले लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक, h² - a² टाइम्स ऑफ m²,
माइनस 2HKM प्लस क्या है प्लस k² माइनस b² है, तो प्लस k² माइनस b² इक्वल्स टू 0। सही है, यानी कि यही क्वाड्रेटिक बनेगा। अगर हम 2,3 को HK बोल दें और इस टेंजेंट के स्लोप को m बोल दें, तो ऑफ कोर्स 2,3 से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा, एक का स्लोप m1 आ रहा होगा, एक का स्लोप m2 आ रहा होगा, तो m में से क्वाड्रेटिक बना होगा। ठीक है, अच्छा, तो m में जो क्वाड्रेटिक बना, इसके दो रूट्स आ रहे होंगे, एक रूट आ रहा होगा m1, एक रूट आ रहा होगा m2। m1 m2 निकल जाएगा तो कॉमन जाएगा। h क्या है, 2 है, और a क्या है, 4 है, तो लिख लो ना, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4, माइनस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, तो 4 माइनस 16m² माइनस HK की वैल्यू कितनी जाएगी, 6, तो 12 माइनस 12m प्लस k की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, माइनस b का स्क्वायर कितना है, वो भी 9 ही है, तो 9 माइनस 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये तो खत्म ही हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, m कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो पूरे में से एक m कॉमन आ जाएगा, और ये 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4 में से 16 गया कितना, 12 आता है क्या, हेलो, माइनस 12 आता है, तो क्यों ना हम माइनस 12 को कॉमन ले लें, माइनस 12m, तो यहाँ पे आएगा m प्लस 1 बराबर 0। सही है, ओके। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक m की वैल्यू 0 आ गई और एक m की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो आ जाएगा y इक्वल्स टू mx, यानी कि 0 टाइम्स ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो एक बार m के लिए 0 रखेंगे और एक बार m की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m², यानी कि 16 m² प्लस 9। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, m के लिए 0 है तो खत्म ही हो गया, तो कहानी m के लिए 0 है, पहला वाला m के लिए 0 रखा है ना, ये तो 0 हो जाएगा, तो 9 के रूट के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y के लिए क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस 3 आ गई। इसमें से एक वैल्यू गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, एक चीज गलत है, क्या गलत है, तो y बराबर -3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी बन रही होगी, कहानी जो है वो कुछ ऐसा बनना होगा, इलिप्स ऐसा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3, ठीक है, तो एक टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0, एक टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0, यानी कि इस टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा वो y इक्वल टू 3 आएगा। ओके, और दूसरा टेंजेंट का जो स्लोप है जो 2,3 से ड्रॉ किया गया वो दिया हुआ है -1, इस स्लोप का टेंजेंट क्या है, -1, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, -1 है, ठीक है, इस वाले टेंजेंट का स्लोप कितना था, 0 था, तो -1 वाला का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, जस्ट वेट, ये क्या हो गया, हाँ फिर लिखते हैं, सो y इक्वल्स टू mx यानी कि -x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो तुम m इक्वल्स टू 0 के लिए भी एक बार प्लस माइनस लोगे और m इक्वल्स टू -1 के लिए भी एक बार प्लस माइनस लोगे, तो वैसे तो 4 टेंजेंट आ जाएगा, तो 2,3 से 4 टेंजेंट थोड़ा होगा, 2 ही होगा ना, यानी कि दोनों में की गलती होगा, कोई एक ही लेंगे, अब देखते हैं इसमें कौन सा लेंगे, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 16m², तो m² बोले कितनी है, -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू -x, एक आ जाएगा +5 और एक आ जाएगा y इक्वल्स टू -x -5, तो दोनों में से कोई एक ही ऐसा टेंजेंट होगा जिससे 2,3 पास हो रहा होगा, तो लेट्स चेक क्या इसमें से 2,3 पास हो रहा है क्या, तो हाँ इससे ये 2,3 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है टेंजेंट, क्योंकि इसमें अगर x के जगह पे 2 डालोगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा, यानी कि दोनों में से देखो m इक्वल्स टू 0 के दो लाइन आया, एक आया y इक्वल्स टू +3 और एक आया -3, तो एक रिजेक्ट कर दिए, एक सेलेक्ट कर लिए, वैसे इसमें भी दो लाइन आया, उसमें भी दो लाइन आया था, इसमें भी दो लाइन आया, तो एक रिजेक्ट कर दिया, एक सेलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिले अपने को फाइनली, सो द फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, so the equation of tangents that we have, that which is passing through 2,3 is two lines, the first tangent is
y equals minus x plus 5, and the second one is y equals to which one? Minus 3 is rejected here, so plus 3. So these two are the tangents which are passes through 2, 3, and and these are tangents to the ellipse. ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। तो नेक्स्ट लिख लिए हो, नहीं लिखो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे कहानी क्या है? If x by a plus y by b equals to root 2 touches the ellipse this, then find eccentric angle theta of point of contact. तो पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है? अच्छा, तो कहानी वाला क्या बोल रहा है? कहानी वाले ने बोला कि एक स्टैंडर्ड एलिप्स है, इस स्टैंडर्ड एलिप्स के ऊपर एक टैंजेंट है, उस टैंजेंट का इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है? तो बोल रहा है कि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इसेंट्रिक एंगल बताओ। तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम x1, y1 मान ले तो हम x1, y1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो अगर x1, y1 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है और ये जो लाइन दिया हुआ है वो भी सेम लाइन दिया हुआ है, यानी कि x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू √2। ऊपर वाला इक्वेशन 1, नीचे वाला इक्वेशन 2, कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स, व्हाट वी विल गेट x1 बाई a स्क्वायर अपॉन 1 बाई a इक्वल्स y1 बाई b स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। तो एक a से एक a निपट गया, एक b से एक b निपट गया, तो यहां से क्या मिला अपने को? x1 बाई a इक्वल्स टू y1 बाई b equals to 1 upon √2. Hence, the value of x1 equals to a by √2 and the value of y1 equals to b by √2. बट अपने को पता है जो पॉइंट P का इसेंट्रिक एंगल पूछ रहा है, तो जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होता है, और अपने को ही थीटा बताना है, इसेंट्रिक एंगल थीटा बताना है। तो इसका मतलब कि यू कैन इक्वेट a cos थीटा with a by √2 and you can equate b sin theta by b by √2। तो अगर a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, दोनों का कॉमन आंसर क्या आ जाएगा? तो अपने को क्या चाहिए? cos थीटा भी 1/√2 के बराबर और sin थीटा भी 1/√2 के बराबर। ऐसा कब होता है? ऐसा दो जगह होता है, ठीक है? ऐसा दो जगह होता है कि जब cos थीटा और sin थीटा सेम होता है, बराबर होता है, सॉरी दोनों प्लस पॉजिटिव भी होना चाहिए दोनों, और 1/√2 का होना चाहिए। अच्छा, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो एक तो π/4 हो जाएगा आंसर में। इसमें cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, इसमें cos नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो -1/2 तो लेगा ही नहीं कोई वैल्यू इसमें। और सॉरी इसमें CAST, इसमें भी cos साइन दोनों नेगेटिव है, तो वो भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, जब दोनों के वैल्यू 1/√2 के बराबर, दो नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन भी 1/√2 करा जाए और कॉस भी 1/√2 करा जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू π/4 हो। तो यहाँ से जो इसेंट्रिक एंगल निकला वो निकला π/4, व्हिच इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए क्या? चलो, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स दिस इंक्लूडेड बिटवीन द एक्सेस। सो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला? क्वेश्चन वाले ने बोला कि वही एलिप्स दिया हुआ है और बोला कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स the ellipse this. So this is the x-axis and this is the y-axis, and there is a tangent at any point P of this ellipse. Let's take this as point P. अच्छा, उसको जरूरत भी नहीं है, तो ये A point हो गया, ये B point पे कट कर रहा होगा। तो बोला find the locus of the middle point of the portion of tangent to the ellipse this included between the axes। तो इसके एक्सेसेस के बीच का जो मिडिल पॉइंट है, AB का जो मिडिल पॉइंट है उसका लोकस बताओ। तो हमने P के कोऑर्डिनेट को h, k बोल दिया। अगर हम P के कोऑर्डिनेट को h, k बोल देंगे
तो जो ए का कोऑर्डिनेट आएगा वो 2h, 0 आ जाएगा और जो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 0, 2 क्या आ जाएगा। अच्छा, क्यों आया? इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा। इसको समझने में दिक्कत है क्या? जहां नहीं बोलना उसी टाइम में बोलोगे तो अच्छी बात है, बाद में बोलोगे तो फिर गाली सुनोगे मेरे से, है ना। उसी टाइम में बोलोगे कि हाँ ये कैसे लिख दिए सर 2h, 0, है ना, मुंह पे बोलो कि हाँ नहीं आया समझ में। वैसे ये चीज इजी है, ऐसे पैराबोला में खूब सारे क्वेश्चन किए थे हम, इवन बहुत जगह किए हैं ऐसा क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलोगे तो जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, बट जैसे ही चल रहा है उसी दौरान बोलोगे तभी फायदा होगा, तभी हम बताएंगे। बाद में कुछ भी बोल लो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, है ना। हम एक बार चीजों को पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए दूसरा मास्टर ढूंढ लो, ठीक है, उससे पढ़ लेना। तो 2h, 0 और 0, 2 क्या आ गया? कैसे आया? शॉर्टकट तरीका हो गया। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा, 0 मानेंगे, उसको 0, बीटा मानेंगे। अल्फा की 2h निकलेगी, करके देख लेना, और बीटा की 2k ही निकलेगी। अच्छा, ये बात भी सही है। एक चीज और क्या पता है अपने को, ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट? तो अगर हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखें किसके अगर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखे तो वो क्या आ जाएगा? अगर मान लो ये जिस पॉइंट जो इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसका इसेंट्रिक एंगल मान लो थीटा है, तो इसेंट्रिक एंगल के टर्म्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा टेंजेंट का, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा, ठीक है, ओके। अब ये अगर इसमें तुम x को 0 रखो तो जो y की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? b कोसेक थीटा। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये 0, b कोसेक थीटा है, ओके। वैसे ही अगर इस वाली इक्वेशन में अगर हम y को 0 रखें तो x की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है y को 0 रखने के बाद? यानी कि जब तुम y को 0 रखोगे तो जो x की पहला वाला इसमें क्या किए, इसमें x को 0 रखे तो y ये मिला। दूसरा वाला में क्या किए, y को 0 रखे तो x क्या मिलेगा? a cos थीटा, a sec थीटा मिल जाएगा, a sec थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? a sec थीटा, 0, ओके। तो इसका मतलब कि जो 2h है वो किसके बराबर है? 2h है जो वो a sec थीटा के बराबर है। 2k है जो वो किसके बराबर है? 2k जो है वो b cosec थीटा के बराबर है। इसका मतलब हम 2h by a sec थीटा आ गया, यानी कि a by 2h is equals to cos थीटा and b by 2k is equals to sin theta. Squaring both the terms and equate those with 1, we will get, okay, दोनों को स्क्वायर करो और 1 बना दो क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos का 1 होता है। तो a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब hk को xy से प्लेस कर दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। Hence the final answer will be equals to a square by x square plus b square by y square प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया, ये पता नहीं कौन सा डायग्राम है बट है कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया मिडिल पॉइंट का लोकस। लिख लिए? लिख लो, नहीं लिखो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हटा रहे हैं। लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द लाइन दिस टचेस द इलिप्स दिस देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अपने को क्या करना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। कब कब निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? इफ द लाइन दिस टचेस द इलिप्स दिस। तो ये कौन सा इलिप्स है? पहले एक मिनट, ये कौन सा इलिप्स है पहले ये तो पता चल जाए। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इक्वल्स 1। 1/3 बड़ा है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/3 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/4। क्लियर है? तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल लिया। अच्छा, अब बोल रहा है क्या कि इफ द लाइन दिस टचेस द इलिप्स देन फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना भी क्यों करने की जरूरत है? तो निकालने के फालतू का काम किया, ये दीज आर यूजलेस, नो, इसका कोई खास यूज नहीं है, तो मतलब नहीं है इसका, ठीक। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये जो लाइन है वो x1, y1 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, x1, y1 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ठीक है।
हाँ, तो मान लिया कि हमने x1, y1 पॉइंट पे टच कर रहा होगा ये एलिप्स इस टेंजेंट को। वाओ 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 वाओ, ठीक है। तो अगर कर रहा होगा तो इस टेंजेंट क्वेश्चन क्या होगा, तो इस टेंजेंट क्वेश्चन हो जाएगा हम एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x(x1) प्लस 4y(y1) इक्वल्स टू 1। अच्छा, यानी ये जो टेंजेंट क्वेश्चन आया वही तो ये लाइन है ना। इसका मतलब कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू √7। कंपेयर कर लिया दोनों को, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो x1/1 इक्वल्स टू y1/1 इक्वल्स टू 1/√7। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 1/√7, 1/√7। डन, खत्म। आया समझ में बात? तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब सबको सबको समझ में आ रहा है। बढ़िया बात, बोलो उसी टाइम में रोको तो बढ़िया है, लेट से रोकोगे कोई फायदा नहीं है। बताएंगे नहीं, हमने कसम खा लिया है कि अब इस बैच को बताना ही नहीं है। इस बैच को तभी बताना जब वो करंट टॉपिक चल रहा हो, है ना। उसके आसपास पूछा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया, लिख ही लिया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। Find points on the ellipse this such that the tangent at each point makes equal angle with the axis. तो बोला कि find the points on the ellipse this such that the 1 second. Now it's time to take the attendance. Okay. अरे इसमें एक ब्लू करके कुछ था, वो कहाँ चला गया? मतलब वो एक एज अ पार्टिसिपेंट एक बॉट इसमें ज्वाइन किया था, ब्लू लाइन या कुछ ऐसा करके, वो कहाँ गया? यही होता है, यही होता है। 50 यूजर रहेंगे कई चीज के तो क्या होगा। कोई है असिस्टेंट इसमें मेरे अलावा, कोई और? हेलो, नहीं है कोई? कोई और नहीं है मेरे अलावा, छोड़ के चला गया? अच्छा, तुम लोग जब पिछला क्लास कर रहे होगे तो उसमें तुम्हें एक ब्लू क्या था, हाँ सर। वो हाँ था ना सर। मतलब एज अ पार्टिसिपेंट होगा, वो एक्चुअली कंप्यूटर था, मतलब वो सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान नहीं था वो, है ना। तो वो कहाँ गया, अभी कहाँ गया? कोई उसको ब्लॉक कर दिया होगा, उन लोग को समझ में आया नहीं होगा। पिछला कौन पढ़ा रहा था? हु वाज द प्रीवियस टीचर, या पिछला होस्ट कौन था तुम्हारा? मैथ स्टेट बोलो बोर्ड पहले। था। अब यही होता है, अनपढ़ लोगों को क्या पता क्या है वो। उन लोगों ने उसको रिमूव कर दिया होगा, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। वो एक्चुअली अटेंडेंस लेने का सॉफ्टवेयर था, हमने लाया था इतना मेहनत करके सब गया काम से। अनपढ़ लोगों के बीच में रहोगे यही होगा। लोग बोलता नहीं है कि गधों के बीच में रहोगे, मूर्खों के बीच में रहोगे, मूर्ख बन जाओगे। अब यही होता ही है। अब एक ही जूम आईडी को 50 लोग यूज करेंगे। गरीबी, भयंकर गरीबी है, हमने इतनी गरीबी कहीं देखी नहीं है। वाह, भयंकर गरीबी से जूझ रहे हो लोग। एक ही जूम आईडी पे 50 लोग क्लास ले रहे हैं। अब हर बंदे का अलग सेटिंग होता है। हमने वो अटेंडेंस के लिए लिया था, अब क्या करें? वैसे आई हैव अ गूगल फॉर्म ऑल्सो, क्योंकि आज से अटेंडेंस लेना है, ऐसे लोग भाग जाएंगे, नहीं तो लोगों का बहुत तरीका मुझे पता चल गया। अब मुझे ऐसे ऐसे तरीके पता चल गया ना कि जितना ऑफलाइन में ट्रैकिंग नहीं रख सकता है स्टूडेंट पे कोई इंसान, उससे ज्यादा हम ऑनलाइन में रख सकते हैं। मतलब ऑफलाइन से 10 गुना ज्यादा बेटर तरीके से टेस्ट लिया जा सकता है, और बेटर तरीके से अटेंडेंस वगैरह सब कुछ लिया जा सकता है। वो बॉट हम इसलिए तो लाए थे जो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर रहा था, गया कहाँ वो यार? ये लोग ब्लॉक कर दिए होंगे उसको, सोचेंगे कोई आ गया बंदा एज अ पार्टिसिपेंट। वो लोग क्या सर पता। लेक्चर के शुरुआत में वो था पर गया। अच्छा, इस लेक्चर के शुरुआत में था जब हम थे? हाँ सर सर। मैं पहले आया था ना तो था वो। ओके, लेट मी। ब्लू लाइन कहाँ गया यार? ब्लू लाइन कैसे अटेंडेंस होगा? वो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर था। वो जानते हो वो क्या करता है? कौन बंदा कितने टाइम से कितने टाइम तक उस मीटिंग को अटेंड किया है, सब रिकॉर्ड करता है। उसका काम ही वो बॉट है। कैसे बॉट समझते हो ना, जो गेम खेलता होगा समझता होगा कि बॉट क्या होता है। तो वो एक बॉट है। वो वो पार्टिसिपेंट नहीं था, वो कंप्यूटर था एक तरह से, एक सॉफ्टवेयर था वो, जो ज्वाइन कर लेता है और सबका रिकॉर्ड करता है कि किसने किसने कितने देर तक क्या, मतलब पूरा रिकॉर्ड, मतलब समझ रहे हो। उसके ज्यादा डिटेल बताएंगे नहीं, वरना तुम लोग
उसका भी उत्तर ढूंढ लोगे, बट उसमें ऐसा सिस्टम था कि मतलब अटेंडेंस का तो बहुत बढ़िया जुगाड़ था, विथ टाइम कौन कितना देर रहा, विथ पर्सन ऑल्सो, समझ रहे हो? तो सोच लो कि तुम्हारा फोन हैक हो चुका है ना, जिस डिवाइस से चल रहे हो, सब हैकेबल है। तो पूरा हैक करके पूरा इवन बंदा भी कौन है वो पता कर लेता, प्लस लेकिन वो बॉट अब आएगा कैसे? मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया है, शायद ये भी एक रीजन रहता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास से ही कर लेंगे, अब क्या करेंगे अटेंडेंस के लिए। स्टार्टिंग में था बट अभी नहीं है। एक काम करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, और सब लोग तुरंत ज्वाइन करना, तो शायद फिर से वो आ जाएगा वो बॉट। मेरे ख्याल से उसका कुछ टाइमिंग होगा या कुछ हो गया होगा रीजन। ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करें, सब लोग ज्वाइन करना अटेंडेंस के लिए, ठीक है, सबका अटेंडेंस हो जाएगा, जितने लोग हो सब लोग वापस से रिज्वाइन करना, अटेंडेंस हो जाएगा।